नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे सियासी समर 2024 की। हमारी जो सीरीज चल रही है उसी के अंदर हम आपसे बात करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर CB यादव जी कांग्रेस से हैं, डॉक्टर राजपुरोहित साहब हमारे साथ भाजपा से हैं, हमारे सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ में हैं। मुद्दा यह है कि बीजेपी राजस्थान में भजनलाल सरकार के 100 दिन और नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल, इसको लेकर के आधार बनाएगी, जनता के बीच जाएगी। एजेंडा यूँ बना है, जयपुर सहित तमाम संभाग जो हैं वहाँ पे बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके जरिए बताया गया है कि हम विकास के एजेंडे पे कैसे चुनाव लड़ेंगे। विपक्ष हमें बेवजह बदनाम कर रहा है कि जनता का भावनाओं के साथ में धर्म के नाम पर जो डाइवर्जन किया जा रहा है वो गलत है। तो इसी से हम चर्चा शुरू करेंगे। CB यादव साहब, बीजेपी के प्रवक्ताओं को अलग अलग संभाग मुख्यालय पे भेजा गया है और इससे आगे की मैं 2 कदम बात बताना चाहूँगा। आने वाले दिनों में ये जिला स्तर पे यह व्यवस्था की जाएगी कि इसी एजेंडे को जिला स्तर पर पत्रकारों के बीच लेकर के जाया जाए। इनके स्पोक्स पर्सन जाएंगे। 50 जिले, अभी विधानसभा 25 हैं तो 25 के हिसाब से ये कोशिश कर रहे हैं, या जिले जितने हैं उनमें जाएंगे। 33 जिले के हिसाब से कर रहे हैं, हालांकि 50 हो गए अब। तो उस हिसाब से ये लोग चाहते हैं कि हम इस एजेंडे को लेके जाएं। आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जनता को गुमराह किया जा रहा है, धार्मिक भावनाओं के साथ में खेला जा रहा है, लेकिन बीजेपी इसे खारिज कर रही है। और योगेंद्र जी, एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा भी अगर काश ऐसा हो और काश ऐसा कभी किया हो, किसी भी पार्टी का, संगठन का एक चरित्र होता है और वो चरित्र बार बार उसकी पुनरावृत्तियों से झलकता है। अभी तक तो बीजेपी का कोई ऐसा चरित्र रहा नहीं। चुनाव से जस्ट पहले कोई वो, जैसे पिछली बार पुलवामा का हमला हुआ, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। कोई और दूसरे मुद्दे है, मैंने अभी तक तो बीजेपी के चरित्र में ऐसा देखा नहीं है। फिर भी अगर बीजेपी स्वस्थ परंपरा के तहत अपने विकास के एजेंडे को लेके जाए, विपक्ष के सवालों का जवाब तथ्य और तर्क से दे, तो निश्चित तौर पर ये स्वस्थ परंपरा की शुरुआत होगी। लेकिन ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है। और जहां तक रही बात पिछले 10 सालों की, जब आप बात कर रहे हो, तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए। कोई एक कमिटमेंट जो उसने किया था और वो पूरा हुआ हो। मैं आपको गिनाता हूं। काला धन का मामला 2014 का था। क्या बीजेपी अपना कोई श्वेत पत्र दे सकती है कि कितना काला धन था, कितना आ गया और कितना सफेद हो गया? नंबर 1 बात, किसान की आमदनी दुगनी करने का उसका वादा था, 2 करोड़ रोजगार का वादा था, स्मार्ट सिटी का वादा था, स्मार्ट विलेज जो आदर्श विलेज बनाएंगे उनका वादा था, महंगाई कम करने का वादा था। कोई एक चीज, मतलब आंकड़ों के आधार पर कोई एक बात कह दे कि हमने किसान की आमदनी इतनी थी उसको इतना कर दिया, महंगाई पहले इतनी थी इतना कर दिया, बेरोजगारी में हमने 2 करोड़ में हमने 10 साल के भीतर भी 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया हो। अब आप पकोड़े बेचने को ही रोजगार कह दो, या अभी जैसे आया है कि इनका जो परिवार के लोग जो सहयोग करते हैं उनको भी अगर आप रोजगार कह दो। नहीं है, ILO की रिपोर्ट अभी आई है कि बेरोजगारी की स्थिति पूरी दुनिया के अंदर सबसे भयंकर स्थिति है। हम कहते हैं कि कभी आंकड़ों की बात हो, करप्शन मुक्त भारत की बात थी, तो मैं कुछ आंकड़े गिनाता हूं, उनका एक जवाब दे कोई बीजेपी की कोई भी प्रवक्ता साहब दे तो बहुत बढ़िया है। इनका कोई ऑफिशियली जवाब आए। करप्शन के अंदर योगेंद्र जी आप देखिएगा कि वर्तमान में ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में 193 रैंक है, आज तक कभी नहीं रहा। तो करप्शन मुक्त की बात कही थी, अब बीजेपी ये जवाब दे कि पहले करप्शन ये था, अब करप्शन मुक्त हो गया। तो इसके कोई कोई आधिकारिक कोई तथ्य हो। हंगर इंडेक्स जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, 2014 में हमारा स्थान 65वां था, 115 देशों में 111वां स्थान हो गया। हम अफ्रीका के जो गरीब से गरीब देश है ना, जो भुखमरी में, उनसे भी नीचे आ गए हैं। पर कैपिटा इनकम हम बांग्लादेश से नीचे हैं। नहीं है, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम 46 स्थान पर हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126 स्थान पर है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में 71 स्थान पर है, ग्लोबल टेंटेटिव कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है उसमें 103वां स्थान है, ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो यह है 132वां स्थान है। मैं बता रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेमोक्रेसी पे, ग्लोबल प्रेस इंडेक्स में हम 161 स्थान पर है और ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स में हम 119वां स्थान है। तो फिर हम कोई एक स्वतंत्र गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई बात कहे वो तो नहीं होगा ना, या तो मीडिया या कोई स्वतंत्र एजेंसी या कोई NGO या कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जिन पे पूरी दुनिया विश्वास करती है, उनमें से एक रिपोर्ट पर बीजेपी अपना श्वेत पत्र जारी करके कह दे कि देखिए ये बात गलत है, हमने ये वादा किया था। मैं एक पूरी जवाब दिलवा रहा हूं। डॉक्टर साहब, चेतन साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। अभी आपने सुना आपके साथी जो हैं कि इन पे भी चर्चा होनी चाहिए। मुझे अच्छी बात लगी कि आप लोग
जब ब्रीफिंग के दौरान घनश्याम तिवारी साहब को सुन रहा था मैं, सब जगह तो नहीं सुन पाया, हाँ हमारे रिपोर्टर्स ने जो भेजी है उन जरूर मैं उन टेक्स्ट को देखा है मैंने। विकास के एजेंडे पे चुनाव होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और विकास पे बहस भी होनी चाहिए, लेकिन अभी सीपी साहब ने कहा कि ये भी विकास का एक आईना है, जो सवाल इन्होंने खड़े किए हैं चर्चा उन पे भी होनी चाहिए, ये कांग्रेस की मांग है। यही तो कांग्रेस की दिक्कत है। कांग्रेस ज़मीनी हकीकत नहीं देखती है, अपनी स्थिति को नहीं देखती है, जनता दूर क्यों हो रही है इस पे एनालिसिस नहीं करती है। एनालिसिस करती है जो फेक डेटा है, इधर उधर से जो डेटा आ जाते हैं उन पे करती है। अब बताऊं मेन बात नहीं, ये तो जो ये जो दे रहे हैं कुछ ये पहले तो इसको थोड़ा सा साबित कर दीजिए ना कि फेक डेटा है। आता हूं, ये आगे कोई एक पहले इनको थोड़ा बता दीजिए। साहब आ रहा हूं मैं जी, मैं बता रहा हूं ना, जी 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 डॉक्टर जितनी बातें इन्होंने की, अभी हंगर इंडेक्स की बात की, चाहे क्राइम की बात की, चाहे महंगाई की बात की, चाहे किसी की भी बात की, भारत की जनता तय करती है कि कौन सच बोल रहा है। आप, मैं या कांग्रेस के मित्र तय नहीं करेंगे, जनता तय करती है कि कौन तय करेगा। जनता ने 2014 में भी तय किया और 2019 में भी किया और 2023 में भी किया, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र ने काले धन की बात की, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। काला धन उसे कहते हैं जब 350 करोड़ रुपए एक सांसद के घर पे केस मिलता है, वो काला धन है, वो कि सफ़ेद धन नहीं है। जिन जिन काला धन लोगों पे कार्रवाई करती है, कांग्रेस चिल्लाती है कि ऐसी कार्रवाई आप क्यों करते हो, नहीं करनी चाहिए आपको। आज जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बैठे हैं, कांग्रेस उनकी पैरवी करती है कि आप लोग गलत कर रहे हो, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो, आईटी का दुरुपयोग कर रहे हो। इवन चुनाव आयोग तक पर भी कांग्रेस आरोप लगाती है। हार जाती है जब आरोप लगाती है, जीत जाती है जब नहीं लगाती, ये अलग मैटर है। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से जानता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जो बातें कह रहे हैं, राजस्थान के चुनाव के अंदर राजस्थान के जनता की क्या उम्मीदें हैं, 5 साल तक कांग्रेस सरकार ने जनता की क्या राहत दी, उनके बारे में बताए तो जनता को समझ में आएगा। राजस्थान की जनता जानेगी कि हाँ नहीं, वास्तव में कांग्रेस सरकार ने कुछ किया है, लेकिन है नहीं। जिसके पास बताने के लिए नहीं होता है वो इस प्रकार के आंकड़े प्रेषित कर, जनता इन आंकड़ों को मानती नहीं है। मैं एक बताता हूँ आपको, दूसरी बात बता दूँ, भजनलाल सरकार के 100 दिन बड़ा मुद्दा आज ये है। माननीय भजनलाल जी आने के बाद में 3 महीने 10 दिन का समय या 13 दिन का समय बीता है। आप देखिए पेपर लीक, जिस प्रकार से कार्रवाई हुई, ट्रेनिंग सेंटर से उठा के लाए थानेदारों को, वो ये दर्शाता है कि जब सरकार की नीति नियत साफ हो, चरित्र ठीक हो और सरकार चाहे कि कार्रवाई करे और सख्ताई से करे, तब ये पेपर 5 साल तक नहीं ले आई गवर्नमेंट। अब आता हूँ आगे में, ईआरसीपी के लिए बड़ा मुद्दा बनाया था चुनाव के अंदर, बड़ा मुद्दा जनता के वोट लूटने के लिए, कुछ नहीं किया। इवन कमलनाथ जी ने साथ नहीं दिया, माननीय गहलोत साहब का जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के उस समय, चिट्ठी के जवाब तक नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? आपस की फूट कांग्रेस की। नुकसान किसका हुआ? राजस्थान की जनता का हुआ। अब आइए यमुना जल समझौते पर, नहीं हुआ 65-70 साल तक, विल पावर हुआ था, केंद्र सरकार ने सहयोग किया, डबल इंजन की सरकार थी, 1 मिनट में समझौता हो गया। उसके बाद में आप आइए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, जिस प्रकार से संगठित माफिया राजस्थान के अंदर पैदा हुए थे, चाहे वो खनन माफिया थे, चाहे गैंगस्टर थे। चलिए ये तो ठीक बात है, मैं तो दूसरी बात जानना चाह रहा हूँ, इन्होंने कुछ सवाल खड़े किए थे, हाँ, उनको आप खारिज कर रहे हैं कि उनका कुछ जवाब दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? मैं इनके सवालों को खारिज करता हूँ जी, कोई सवाल ही नहीं है। मतलब नहीं, लेकिन ये तो हाँ, ये जो आंकड़े हंगर इंडेक्स के हो, चाहे मैं बताता हूँ ना, हंगर इंडेक्स हो, महंगाई की बात करें, या अभी इन्होंने यहाँ तक क्या, अपने आंकड़े बता दो ना। इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भ्रष्टाचार में भी भारत है। तो ये और आगे आता हूँ, इन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने साथ बात कर रहे हैं, नहीं पूरी दुनिया कर रही है। अरे नॉर्थ कोरिया में भी ऐसा ही हो रहा है, रशिया में भी ऐसा ही हो रहा है, तो बोलना चाहिए। आप देखे ना, मतलब आप हालत क्या बना रहे हैं आप इस देश की, जो है जिस देश को प्रधानमंत्री, ये भी सपना है क्या आपका? एक बार हाँ जी कंटिन्यू, राजपुरोहित साहब आप कंटिन्यू करिए। मैं बताता हूं, वो पार्टी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती है जिसने इमरजेंसी काबिज की भारत के ऊपर, काला दिन वो जो इमरजेंसी लगाने का था, क्या हक है बोलने का। दूसरी बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता हूं, कौन से नेता मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं? गाली देना फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? देते हैं फिर भी, क्यों? भारत लोकतंत्र है, स्वतंत्र है। मैं एक बात जानना चाहूंगा, गाली कौन दे रहा है? गाली माननीय प्रधानमंत्री जी को। कौन दे रहा है गाली? आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। नहीं, मुझे बताइए। नीच उनको नहीं कहा, खून का सौदागर उनको नहीं कहा, नीच नहीं कहा गया प्रधानमंत्री जी को गुजरात चुनाव के अंदर, चौकीदार चोर नहीं कहा गया, खून का सौदागर नहीं कहा गया, और क्या क्या बताऊं आपको, बड़ी लंबी फेरिस्त है। राजपुरोहित साहब आप मुझसे काफी सीनियर हैं, आपने सुने होंगे पहले स्लोगन, गली गली में चोर है, इंदिरा संजय चोर हैं, गली गली में चोर है, अटल अडवाणी चोर है, सुने आपने कभी ये स्लोगन्स? नहीं, गलत है उनका। कभी सुने थे क्या पहले?
नहीं, सुने थे पहले? मैंने नहीं सुना। अभी क्या हो गया, आजकल के नेताओं के इतनी बातें भी हजम ये नहीं होती इसलिए हैं। हो गया हाँ। कि राजनेता मतलब जो है ना- सिस्टम से ऊपर हो गए नेता? हाँ, मैं ये बताता हूँ, और हम तो कई बार कहते भी हैं हाँ कि हमारे 2 स्टार प्रचारक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी है और राहुल जी भी है। राहुल जी जितना बोलेंगे उतना भाजपा को फायदा होगा, बुलवाओ तो आप उनसे। और बोल ही रहे हैं, आप बोल ही रहे हैं। मैं इस मुद्दे पे आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं आता हूँ केंद्र सरकार की योजना पर, राज्य सरकार की योजना। चलो मैं दोनों के पास लौटूंगा, अनिल के पास में जाना चाहूंगा। अनिल, बड़ी अच्छी बात है, देखिए विकास योजनाओं पे चर्चा होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीजेपी ने ये मुहिम जो चलाई, और बढ़िया बात है कि विकास के एजेंडे पे हमने 100 दिन में क्या किया और मोदी सरकार ने 10 साल में क्या किया। पहला एजेंडा इन्होंने यही रखा। मैं घनश्याम तिवारी को सुन रहा था और मुझे लगता है कि अच्छी बात है। अक्सर मीडिया में भी लोग यही कहते हैं कि देखो बहस का मुद्दा होना, खामियां हो सकती हैं, किसी में भी हो सकती है, खामियों पे भी चर्चा होनी चाहिए, हमने की भी। लेकिन जब विकास का एजेंडा होता है, चर्चा अगर उस पर होती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या लगता है आपको कि पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने जो गिना दिया वो फाइनल है, सामने वाला अगर कोई खारिज, अगर कोई खामियां गिना रहा है तो कुछ नहीं। अगर यूपीए गवर्नमेंट के वक्त की चीज़ें गिनाती है कांग्रेस या उनके अलायंस में जो दल थे वो, बीजेपी अगर उसमें कमियां निकालती है तो कांग्रेस खारिज करती है। अभी मोदी सरकार के 10 साल की तारीफ करती है बीजेपी, विकास की योजनाएं गिनाई जाती है, या 100 दिन की कार्य योजना भजनलाल की गिनाई जाती है राजस्थान में, तो कांग्रेस उसे खारिज करती है। तो ये ठप्पा केवल बस स्वयंभू राजनीतिक दल लगा रहे हैं कि हमने जो कह दिया वो फाइनल है, उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, जनता तो सीधे तौर पे यही चाहती है कि काश चुनावी एजेंडे का जो मुद्दा हो वो हो विकास। लेकिन अक्सर चुनाव से पहले होता है, राजनीतिक दल, पार्टियां, जैसे 5 साल की स्टेट की गवर्नमेंट होती है, वो बाद में कहती है 5 साल का ही हमारा हिसाब है। लेकिन जैसे जैसे चुनावी मुहिम आगे बढ़ती है, राजस्थान में देख लीजिएगा, थोड़े दिनों बाद में ये विकास के एजेंडे सब गौण हो जाएंगे, फिर बयानों पर आ जाएंगे, किसी ने क्या कह दिया, किसी ने गाली दे दी है, किसी ने नीच कह दिया है, और वो फिर पूरा जो चुनाव का डेकोरम है वो अलग ही माहौल में चला जाएगा। बयान इतने तल्ख हो जाएंगे कि चुनावी माहौल पूरी तरह से ऊपर हो जाएगा, जनता के बीच में विकास के एजेंडे जो हैं वो गौण हो जाएंगे। अब जनता सीधे तौर पे ये भी नहीं समझ पाती, जिस तरह से सच और झूठ की बात सामने आती है। आजकल सोशल मीडिया पर इतना परोसा जाता है, किस किस की बात को तथ्यात्मक वहाँ पर सर्च किया जाएगा, या फिर इस तथ्य तक जनता पहुँचे कि हाँ ये बात सही है या गलत है। राजनीतिक दल जितनी सभाएं करते हैं, जितनी बातें और जितने वादे करते हैं, क्या राजनीतिक दल बैठकर कभी उन पर समीक्षा करते हैं? जनता की बात तो बहुत दूर है, क्योंकि जनता के पास में इतना समय नहीं है। पब्लिक जो है अपना वर्क भी करती है, जनसभाओं में भी जाती है, लेकिन एनालिसिस शायद जनता इतना समय नहीं हो पाता कि उसका एनालिसिस करे। पार्टियां दोनों, जैसे विपक्ष होता है, विपक्ष का धर्म है कि सत्ता पक्ष में सत्ता में आने के बाद जिस पार्टी, अनिल, ये जो बात कही, इसमें एक सवाल निकल करके आता है, लेकिन राजनीतिक दलों को विकास के एजेंडे से ज्यादा पसंद है, अगर कहीं को ओछेपन की बात आती है तो उसको तुरंत लपकते हैं और पूरा चुनाव उस पर खींच डालते हैं। ये नहीं लगता आपको कि पसंदीदा जो चीज है विकास से ज्यादा उनकी ऐसी चीजें हैं कि किसके मुंह से क्या निकल रहा है? राजनीति वहां ज्यादा चलती है ना, विकास के एजेंडे पर राजनीति नहीं चलेगी। विकास का एजेंडा आप रखोगे तो जनता उसमें शायद लॉजिक रख दे, कुछ एजेंडे वहां पर रख सकती है, जनता समीक्षा भी कर सकती है। सरकार रखेगी कि हमने 5 साल में ये काम किए, इतनी सड़कें बनाई हैं, इस गांव में सड़कें बनाई है, तो हो सकता है कि उस गांव का व्यक्ति ये सोचे कि ये संबोधन के माध्यम से मेरे गांव की सड़क बता रहे हैं, लेकिन मेरे गांव में तो सड़क है ही नहीं। तो ये समीक्षा विकास के एजेंडे पर वहां पर हो सकती है, जनता के कुछ समझ में भी आएगा। पब्लिक जो वोट देती है, जिस वोट के आधार पर सरकार बनती है, जिस लोकतंत्र की बात अक्सर पार्टियां कहती हैं और उसी के आधार पर सरकारें बनती हैं, अगर विकास के एजेंडे को उठाया जाएगा, जनता के बीच में रखा जाएगा और जनसभाओं के माध्यम से तमाम जो दूसरी चीज़ें गौण करके अगर उन कार्यों को जनता के बीच में रखा जाएगा, तो वहाँ पर समीक्षात्मक चीज़ें रखने की ज़्यादा चांसेस होंगे। जनता के भी कुछ समझ में आएगा, विपक्षी दल जो है उनके भी शायद कुछ समझ में आएगा, और सत्ताधारी पार्टी भी समझ पाएगी जब वो लोग जनता के बीच में रखेंगे, तो उल्टा सवाल जो है जनता का सरकारों के सामने आएगा कि हमारे काम यहाँ पर ये नहीं हो पाए, आपने इन कामों में इतना काम जो साल वो यहाँ पर लगा दिए। ERCP जैसे मुद्दे को ले लीजिए, पिछले 5 साल तक लगातार सियासत होती रही, अभी भी सियासत ही कही जा सकती, क्योंकि उस पर काम कितना हुआ है। फिलहाल MOU साइन हुआ है शेखावाटी के लिए, जिस तरह से 4 जिलों की बात कही जा रही है, वहां पर DPR का जो है MOU साइन हुआ है, तो काम कब होगा? लोकसभा चुनाव ये तो विधानसभा के ठीक बाद में, तो ऐसे में राजस्थान के लिए क्या ये धरातल पर आने वाले जो योजना कही जा सकती है, या फिर ये लोकसभा के बाद में? ऐसा तो नहीं है कि चुनावी मुद्दा बनकर रह गया, उसके बाद में काम धीरे चले गया, ठप हो जाएगा। तो ये जनता के सवाल कहीं ना कहीं बुनियादी हैं। जनता सवाल उठाए तो कहाँ उठाए, क्योंकि वो भी उलझ जाती है। पब्लिक देखती है कि आखिरकार
क्या पार्टियां कह रही हैं जनसभाओं से, कई बार अच्छे शब्द भी आते हैं, कई बार योजनाओं की चीजें भी आती हैं, लेकिन पूरी तरह से अगर देखा जाए जो चुनाव जिस तरह से जनता चाहती है शायद वो नहीं हो पा रहे। पिछले जो 10 से 15 साल पहले के जो माहौल में चुनाव होते हैं, जनसभाएं होती थी, शायद वो भी कहीं ना कहीं परिदृश्य इस समय बदला है। अब मुद्दों की बजाय जो हाइप ले सकते हैं या फिर जिसके आधार पर राजनीति ज़्यादा खेली जा सकती है, शायद उनको ज़्यादा पकड़ा जाता है। जी, थोड़ा समय कम है सीबी साहब और राजपुरोहित साहब, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। मुद्दे विकास के होने चाहिए, बहुत बड़ी खुशी होती है, लेकिन अब क्या सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग देखते हैं कि आप कहेंगे कि देखिए आज उस रूट पे हमने पानी की लाइनें बिछा दी, बीसलपुर का पानी आ रहा है। लोग फोटो खींचते हैं कि 1 महीने पहले आया था, आज तक नहीं आया। कई जगह होती हैं, सड़कें बन गई साहब, ये हाईवे बना दिया, ये भारतमाला रोड बना दिया। फिर बीकानेर से राजपुरोहित जी की गाड़ी जब धक्के खाती है वहाँ पे, तो लोग फोटो भेजते हैं, देखे आपकी इस गड्ढे में गाड़ी गई थी। यूपी के वक्त कहेंगे कि देखिए साहब हमारी योजना ये थी, अशोक गहलोत साहब की ये योजना थी, लोग फोटो लेंगे कि देखिए साहब हॉस्पिटल में ये स्थिति है, दवाई के लिए लोग भटक रहे हैं। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। दावे राजनीतिक दल करते हैं और पब्लिक को सिर्फ एक ही एजेंडे पे लेकर के जाते हैं कि जो हमने दावे कर दिए वो फाइनल है, आप उस पर कुछ मीन मेक मत निकालिए। ये तो सच्चाई होती है राजनीतिक दलों के दावों की। अभी जैसे राजपुरोहित साहब आप कह रहे हैं कि गंगा यमुना के पानी की बात कही, अभी ERCP वाला जो मैटर है उसका नाम बदल करके और इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो किया हमने काली सिंध PKC, पार्वती काली सिंध चंबल, ये प्रोजेक्ट कर दिया। अभी सब कुछ MOU है, कोई टाइम बाउंड है उसमें, कहाँ इतने दिन में ये योजना बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने शुरू में कहा था हाँ। सरकार की अगर नियत ठीक है जी और नीति ठीक है, नहीं, नियत और नीति तो MOU कर दिया आपने, उसमें कोई टाइम बाउंड है कितने दिन में पूरा हो जाएगा? बिल्कुल टाइम बाउंड रहेगा। राजस्थान की जनता को नहीं, ये लोकसभा चुनाव से पहले बताएंगे क्या कि कितने टाइम पे हो जाएगा ये योजना? लोकसभा चुनाव से पहले बता रहा हूँ। हाँ, DPR कंप्लीशन पे है, काम पहले से भी चल रहा था काम, लेकिन अब जो काम यमुना जल संशोधक, हमने पाइपलाइन की बात की है। हाँ। यमुना जल, पहले नहर की बात थी। चलो कैसे मैं पानी तो बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ ये काम कंप्लीट होगा। भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है, ये हमारा वादा है राजस्थान की जनता के साथ, और हम इसको पूरा करके समयबद्ध कार्यक्रम से देंगे, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कभी भी विकास की राजनीति क्यों करती है? सबसे पहले हम संकल्प पत्र लाते हैं चुनाव के अंदर हमारा, उसके बाद हम रिपोर्ट कार्ड लेकर आते हैं। आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पत्रकार बंधु स्वतंत्र है, ये आम मीटिंग में नहीं हो रही है, जनता के बीच में नहीं हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पत्रकार बंधु स्वतंत्र है कि जो हम रिपोर्ट कार्ड हमारा पेश कर रहे हैं उस पर सवाल पूछ सकते हैं, सवाल पूछे। लेकिन हमको रिपोर्ट कार्ड तो कम से कम जनता के बीच में हम लेके जा रहे हैं, 3 महीने का और 10 साल का। जनता इसी चीज को तो योगेंद्र जी मानती है। जनता ये मानती है कि आपकी सड़क बनी या नहीं बनी। हमने 5-5 करोड़ रुपए हर विधायक को दिए 3 महीने में, अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को ठीक करने के लिए दिए हैं, काम हुआ है। सुनो मैं बता, वो विधायक आपको मालूम होगा MLA का जो पैसा आता है फाइनेंशियल ईयर का, वो पैसा गया उनके पास में अशोक गहलोत के टाइम पे 5 करोड़ रुपए मैं आता हूं, और मुझे लगता है कि देश में ये पैसा शायद जितना 5 करोड़ रुपए शायद किसी भी राज्य में नहीं होगा। मैं आता हूँ योगेश जी, आप सही कह रहे हो, 5 करोड़ रुपए एडिशनल है जो MLA कोटा है। आप समझिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया 5 करोड़ जो दिए हैं, ये तुरंत राहत के लिए दिए हैं। जनता जो 5 साल से जो पीड़ित है, सड़कों का जो काम नहीं हुआ है, आप जाइए ना, आप देखिए पेचवर्क का काम हो चाहे ग्रामीण सड़क का काम हो, पैसा खर्च हो रहा है। मेरा निवेदन ये तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूं। सुनिए समय कम है थोड़ा सा, मैं तो अप्रिशिएट करता हूं कि विकास के एजेंडे पे ही चर्चा होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल यही कर रहे हैं। आपने जो किया उस पे करिए, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और लगातार करेंगे योगेश जी, हम लगातार करेंगे। अगर कहीं कोई बात आती है तो उसका इतना माहौल बनाया जाता है, उससे लगता है कि विकास से ज्यादा कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको ये लगता है कि ये चीज आ गई, ये ज्यादा बढ़िया है। इसी मुद्दे पे आता हूं, किसी पे भी सबसे पहले परिवारवाद का मुद्दा कौन लेकर आए? हम नहीं लाए। मोदी जी के परिवार पे किसने उंगली उठाई? हमने नहीं उठाई। किसने उठाई? अगर मोदी जी के ऊपर आरोप लगाएंगे, हम जवाब देना हमारा धर्म है। हम एक राजनीतिक पार्टी है, हम जवाब देते हैं, हम कभी भी आक्रामक नहीं है। हम देखो, एक बात मैं जरूर ये जरूर है, यहाँ एक जरूर है, जनता मोदी जी पे उठाए हुए प्रश्नों को सीरियसली लेती है। मोदी जी को भारत की जनता मानती है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसका मैं उदाहरण बताता हूं आपको। 2014-2019 के जो चुनाव है, विधानसभा और लोकसभा, देखिए लोकतंत्र में, सुनिए, लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र में मेजोरिटी अगर देती है सरकार, वजह चाहे जो भी रही हो, उसको स्वीकार है, उसको आप खारिज नहीं कर सकते। जिसको भी मेजोरिटी मिली है वो जनता ने दिया है, हम उसे नकार नहीं सकते, ना उसका मजाक उड़ा सकते हैं। मैं सीबी साहब आपके पास आऊंगा, समय बहुत कम है। अभी आपने सुन लिया कि एक तो जनता मोदी जी के खिलाफ
कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करना चाहती, वो जवाब देती है, वो चुनाव परिणाम के जरिए देती है। और इसे मैं खारिज भी यूँ नहीं करूँगा कि देखिए लोकतंत्र है, चुनाव लड़ा जाता है। आज चाहे कोई भी कुछ कहे कि मोदी तानाशाह है, मोदी कुछ नहीं किया, लेकिन अगर जनता 2024 में पिछली बार से भी ज़्यादा अगर सीटें देती है तो इसका मतलब यह है कि उन तमाम जो आरोप हैं वो चाहे विपक्ष के नज़रिए से स्टैंड करते हैं, लेकिन जनता उसे खारिज कर रही है। ये वास्तव में एक लोकतंत्र में बड़ा पैमाना है आपकी लोकप्रियता, आपके काम का। दो चीजें तो इनकी जो जवाब उठे, ERCP पे MOU को सार्वजनिक तक नहीं किया जा रहा, मतलब इनकी हिम्मत देखिए कि जनता को बताने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर एक चीज, जो प्रधानमंत्री इस देश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे, उस देश की हालत क्या है, ये रिपोर्ट ऐसे ही नहीं आती है। मैं वो समय कम है तो मैं आपकी चीजों पे आता हूँ। केवल और केवल जो हम विकास कहते हैं, विकास को केवल सड़कों से और इंफ्रास्ट्रक्चर से इनसे नहीं गिना जाता। विकास का मतलब ये भी है कि आगे आने वाले समय पे जनता और विपक्ष सवाल पूछ सके, ये भी तो एक विकास का। 8,555 करोड़ रुपए का जो असंवैधानिक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया और उससे जो वॉशिंग मशीन बनाई, मैं आपको उसी पे आ रहा हूं। क्या जनता उस बात पे विश्वास करे कि नहीं करे, जो प्रधानमंत्री जी प्रफुल्ल पटेल पर 3,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया और कहा कि ये बहुत भ्रष्टतम व्यक्ति है, उनको कल क्लीन चिट मिल गई। तो या तो प्रधानमंत्री का वो जो विश्वास किया हुआ था, आज प्राइम मिनिस्टर साहब को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, या तो जो प्रफुल्ल पटेल जी पर जो आरोप लगाए उन पे जनता ने विश्वास किया ना, और जनता ने विश्वास करके उनको मेजोरिटी दी ना, उन पे विश्वास जताया ना, तो आज वो अगर रद्द होता है और उनको क्लीन चिट मिल जाती है, कब? जब वो बीजेपी को समर्थन देते हैं एनसीपी को तोड़ करके, और उसके 2 महीने बाद में अगर उनको क्लीन चिट मिल जाती है तो वो जनता तो ठगी रह गई ना। उस जनता का क्या होगा जो 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला अजीत पवार जी पे लगाया? चलिए सीबी साहब, मैं लगाया नहीं लगाया, चलिए कंटिन्यू रहेगा, तो ठगी रह गई ना। देखिए कहां गए? इलेक्शन का दौर है, हम कई बार इन चीजों पर चर्चा करेंगे। मैं माफी चाहूंगा, आज का समय हो चुका है, मैं जरूर लौटूंगा। आज क्यों हम एजेंडे पे रखना चाह रहे थे कि विकास के एजेंडे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बीजेपी ने। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में यही सिलसिला होना चाहिए कि विकास के एजेंडे पे चर्चा की जाए और चुनाव भी लड़े जाने चाहिए। अगर आपने कुछ किया है तो बताना चाहिए, और नहीं किया तो विपक्ष को भी वो ताकत मिलनी चाहिए कि वो उठा सके, जनता सवाल कर सके। अभी जैसे राजपुरोहित साहब ने कहा कि ये केवल मीडिया में बातें हुई हैं। खैर चलिए, चुनावी महासमर है, ये तो दौर चलता रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उन्हीं को लेकर के समय समय पर हम चर्चा भी करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आज के इस महासमर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।